Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. I hope all of you are fine at home. Today we will study about preparation of aromatic hydrocarbons and then some of the reactions of hydrocarbons. So for the preparation of aromatic hydrocarbons, you must know that there are many natural sources from which aromatic hydrocarbons can be obtained and are obtained. For example, coal, petroleum, natural gas. They are big reservoirs of aromatic hydrocarbons, but they are less and they can't cope with our need. So we have to use different methods for the preparation of aromatic hydrocarbons. So there are different methods for the preparation of aromatic hydrocarbons. First one method is dehydrogenation of cycloalkanes. We can prepare aromatic hydrocarbons by dehydrogenation of cycloalkanes. For the dehydrogenation, we use a catalyst that is maybe platinum, palladium, or sulfur and selenium. Okay, these can be used for the dehydrogenation of cycloalkanes. For example, we have cyclohexane. If we heat it at a temperature of 250 degrees centigrade in the presence of platinum or palladium, dehydrogenation occurs, three molecules of hydrogen are removed, and cyclohexane is converted into benzene. That is, mm, हर कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगी साइक्लोहेक्सेन से। यहाँ पर लिखा नहीं गया बच्चों अंडरस्टूड है कि हर कार्बन पे टू हाइड्रोजन हैं साइक्लोहेक्सेन में। ठीक है, ये CH2 ग्रुप है, ये भी CH2 है, ये भी CH2 है, हर कार्बन पे टू हाइड्रोजन हैं। तो जब हम इसको हीट करेंगे 250 डिग्री सेंटीग्रेड पे तो हर कार्बन से वन हाइड्रोजन रिमूव होगी। अब इन दोनों कार्बन से जब वन वन हाइड्रोजन रिमूव होगी तो इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर बन जाएगा डबल बॉन्ड। इसी तरह नेक्स्ट दोनों कार्बन से भी जब वन वन हाइड्रोजन रिमूव होगी तो यहाँ पर भी डबल बॉन्ड बन जाएगा, और नेक्स्ट इन दोनों कार्बन के दरमियान भी डबल बॉन्ड, और टोटल 6 हाइड्रोजन यानी 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होंगे, और साइक्लोहेक्सेन जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। और बेंजीन में जैसा कि आपको पता है ये जो डबल बॉन्ड्स होते हैं ये डीलोकलाइज्ड होते हैं, इसलिए हम मोस्टली इसको सर थ्री डबल बॉन्ड्स को हम सर्कल की फॉर्म में लिख देते हैं। तो अगर हम साइक्लोहेक्सेन की बजाय कोई और साइक्लिक एल्केन ले, सब्स्टिट्यूटेड साइक्लिक एल्केन लें, दैट इज मिथाइल साइक्लोहेक्सेन लेंगे, तो इसमें भी सेम प्रोसेस होगा। प्लेटिनम या प्लेडियम की प्रेजेंस में 250 पे हीट करने पर इसकी भी एरोमेटाइजेशन हो जाएगी, यानी ये एरोमेटिक रिंग बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा, और बेंजीन पे अगर मिथाइल ग्रुप लगा है तो इसको हम टॉलुइन कहते हैं, और यहाँ से भी यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होंगे। देखें, इन 5 कार्बन पे तो टू टू हाइड्रोजन है, लेकिन इस कार्बन पे भी वन हाइड्रोजन प्रेजेंट थी। तो जब यहाँ डबल बॉन्ड बनना है तो उसके लिए इस कार्बन से भी वन हाइड्रोजन रिमूव होगी और यहाँ से भी, इसलिए टोटल 6 हाइड्रोजन ही यानी कि 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होंगे और टॉलिन बन जाएगी। नेक्स्ट, अगर हम साइक्लोहेक्सेन को बच्चों सल्फर के साथ हीट करें 250 सेंटीग्रेड पर ही, तब भी इसमें डीहाइड्रोजनेशन होती है, हर कार्बन से वन हाइड्रोजन रिमूव होती है और साइक्लोहेक्सेन बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बन जाएगी। जी, अब इसमें ही हम सल्फर की बजाय सिलीनियम भी यूज कर सकते हैं, तो भी बच्चों सेम रिएक्शन है, बट थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होगा कि उस केस में 250 पे रिएक्शन हो रहा है, लेकिन अगर सिलीनियम यूज करेंगे तो 325 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होगा, और साइक्लोहेक्सेन जो है वो बेंजीन रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी, और उसके साथ साथ हाइड्रोजन सेलेनाइड फॉर्म होगा। ठीक है, अब अगर इस पे मिथाइल ग्रुप प्रेजेंट था तो फिर अब हम इसको टॉलुइन कहेंगे। जी, अब इस रिएक्शन की लिमिटेशन ये है कि स्मूथ एरोमेटाइजेशन के लिए यानी साइक्लोहेक्सेन को इजीली बेंजीन में कन्वर्ट करने के लिए जरूरी है कि रिंग की हर कार्बन पे वन हाइड्रोजन, एटलीस्ट वन हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट हो। अगर ऐसा होगा तो रिएक्शन इजीली होगा, लो टेम्परेचर पे हो जाएगा। बट अगर कोई कार्बन ऐसी है जो फुली सब्स्टिट्यूटेड है, यानी उस पे कोई भी हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, तो फिर हमें सीवियर कंडीशंस यानी हाई टेम्परेचर चाहिए होगा उसकी एरोमेटाइजेशन के लिए। जैसा कि इस रिएक्शन में आप लोग देख सकते हैं, इस कार्बन पे टू मिथाइल ग्रुप्स थे। ठीक है, इस कार्बन पे टू मिथाइल ग्रुप्स मींस ये कार्बन फुली सब्स्टिट्यूटेड है, दोनों हाइड्रोजन यहाँ से रिमूव करने के बाद यहाँ पे मिथाइल ग्रुप्स अटैच किए गए हैं। तो अब इसकी एरोमेटाइजेशन के लिए हमें हाई टेम्परेचर चाहिए, दैट इज
450 टू 500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो फिर इसकी एरोमेटाइजेशन होगी और उसके साथ साथ यहाँ से एक मिथाइल ग्रुप भी रिमूव होगा, क्योंकि मिथाइल ग्रुप रिमूव होगा तो ही इस कार्बन के साथ इस कार्बन का डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, यानी इधर फॉर्म होना है या इधर, दोनों में से एक मिथाइल ग्रुप रिमूव होगा। इसलिए साइक्लोहेक्सेन की एरोमेटाइजेशन से बेंजीन बनेगी और दोनों में से एक ग्रुप रिमूव होगा तो पीछे एक ग्रुप बचेगा, तो ये टॉलुइन होगी। जो ग्रुप रिमूव होगा वो एक हाइड्रोजन एक्सेप्ट करके मीथेन मॉलिक्यूल फॉर्म कर देगा, ठीक है। और उसके बाद 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन फॉर्म होंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पर अब 5 कार्बन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट थे। ये जो 6 कार्बन है इस पे हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं था, 5 हाइड्रोजन थे, उनमें से एक हाइड्रोजन इसके पास चला गया मिथाइल ग्रुप के पास, उसने जाकर मीथेन बना दिया। तो पीछे बचे 4 हाइड्रोजन, तो उनसे बच्चों बन जाएंगे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। तो इस मेथड में हमने बेंजीन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन प्रिपेयर किया बाय डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स, यानी इसमें सारी हमने साइक्लो एल्केन्स ली और उनको डिफरेंट कैटलिस्ट के साथ, रिएजेंट के साथ यूज किया, तो हीट अप किया, तो हमारे पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आ गया। नाउ नेक्स्ट मेथड है बच्चों डायल्स एल्डर रिएक्शन। टू साइंटिस्ट ने ये रिएक्शन कैरी आउट किया, डायल्स एंड एल्डर ने। अब उन्होंने इस रिएक्शन में यूज किया, एक तो उन्होंने डाइईन यूज की। डाइईन मींस ऐसी एल्कीन जिसमें 2 डबल बॉन्ड्स हैं। इसमें 4 कार्बन और 2 डबल बॉन्ड्स हैं, तो इसका नाम है बच्चों ब्यूटाडाइईन, ठीक है। एक उन्होंने डाइईन यूज की और एक डाइइनोफाइल, डाइइनोफाइल मींस एक और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड उन्होंने यूज किया। इसको अगर 200 सेंटीग्रेड पे हीट अप किया जाए तो इन दोनों कंपाउंड्स के रिएक्शन से साइक्लिक कंपाउंड बन गया। तो ऐसे रिएक्शन को जिसमें एलिफैटिक के रिएक्शन से साइक्लिक कंपाउंड बन जाए, इसको हम कहते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। तो ये एग्जांपल थी एक साइक्लो एडिशन रिएक्शन की, जिसमें दोनों मॉलिक्यूल्स के दरमियान में से कोई भी पार्ट रिमूव नहीं हुआ, जस्ट डबल बॉन्ड्स की ये अरेंजमेंट हुई। क्या हुआ कि ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया इन दोनों कार्बन के दरमियान, जब ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के दरमियान, और ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा इन दोनों कार्बन के दरमियान। इस तरह साइक्लिक कंपाउंड बन जाएगा, और यहाँ पर सिंगल बॉन्ड था पहले ही, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास आई साइक्लोहेक्सीन। तो डायल्स एल्डर रिएक्शन से बेसिकली हमने क्या बनाया, साइक्लोहेक्सीन। अब ये जो साइक्लोहेक्सीन हमारे पास बन गई है, इसकी हम डीहाइड्रोजिनेशन करवा सकते हैं उनमें से किसी भी मेथड से जो हमने प्रीवियस सेक्शन में पढ़े हैं। डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स हमने पढ़ी है, तो साइक्लो एल्कीन की डीहाइड्रोजिनेशन भी उसी मेथड से हो सकती है, यानी अगर हम इसको प्लेटिनम या प्लेडियम के साथ हीट अप करें एट 250 सेंटीग्रेड, तो जो चारों कार्बन पे 1 1 हाइड्रोजन हैं, 2 2 है, उनमें से 1 1 रिमूव हो जाएगी और यहाँ पर 2 डबल बॉन्ड्स बन जाएंगे प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होंगे। ये तो बचा डायल्स एल्डर रिएक्शन, जिसमें उन्होंने एक डाइईन यूज की और एक डाइइनोफाइल, और इस रिएक्शन को हम कहते हैं साइक्लो एडिशन रिएक्शन। नेक्स्ट मेथड है बच्चों साइक्लाइजेशन ऑफ एल्केन्स। जो हमने पहले पढ़ा था वो था साइक्लाइज डीहाइड्रोजिनेशन ऑफ साइक्लो एल्केन्स। अब यहाँ पर हमने एल्केन्स लेनी है और उनकी हमने साइक्लाइजेशन करवानी है। तो इस प्रोसेस के लिए हम अगर एन हेक्सेन लें, क्योंकि बेसिकली हमें बेंजीन बनानी है और बेंजीन में 6 कार्बन हैं, तो हम एन हेक्सेन लेंगे और इसको अगर हम कैटलिस्ट क्रोमियम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट अप करें एट 450 टू 550 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसकी साइक्लाइजेशन भी हो जाती है बच्चों, और उसके साथ साथ डिहाइड्रोजिनेशन भी हो जाती है, यानी एरोमेटाइजेशन भी हो जाएगी। पहले तो ये फर्स्ट कार्बन और लास्ट कार्बन के दरमियान रिएक्शन से साइक्लो एल्केन बनेगी, साइक्लोहेक्सेन बनेगी, और फिर उसमें से हाइड्रोजन रिमूव हो जाएंगी और साइक्लोहेक्सेन जो है वो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगी। अब देखें जो यहाँ पर टोटल 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव हुए हैं, क्योंकि ये एंड वाली कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन हैं। तो पहले तो यहाँ से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होने से साइक्लोएल्केन बनेगी, तो 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन का हो जाएगा, और फिर हर कार्बन से एक एक हाइड्रोजन रिमूव होगी तो 3 मॉलिक्यूल्स वो होंगे। इस तरह टोटल यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होंगे और एन हेक्सेन से बेंजीन बन जाएगी। अब अगर हम एन हेक्सेन की बजाय जो एन हेप्टेन लेंगे, तो अब इसमें 7 कार्बन हैं, तो रिंग तो 6 कार्बन से ही बनेगा, बेंजीन बनेगी, और जो 7th कार्बन है वो एज अ सब्सटेंट इसके ऊपर प्रेजेंट रहेगी, और इस तरह फिर बेंजीन नहीं बनेगी, टॉलिन बनेगी। अगर हमें बेंजीन बनाना है तो हम एन हेक्सेन लेंगे, लेकिन अगर हमें टॉलिन बनाना है तो हम एन हेप्टेन लेंगे। कैटलिस्ट सेम है, क्रोमियम ऑक्साइड
एट 450 to 550 डिग्री सेंटीग्रेड, और इस केस में भी 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन रिमूव होंगे। नेक्स्ट बच्चों, एक और रिएक्शन से भी हम सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन्स बना सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम बेंजीन नहीं बना रहे, सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बना रहे हैं। और किस रिएक्शन से बना सकते हैं? बाय फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। ठीक है, रिएक्शन का नाम है फ्रेडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। इस रिएक्शन में हम क्या करते हैं? हम बेंजीन को ट्रीट करवाते हैं विद एल्काइल हैलाइड। ठीक है, बेंजीन को ट्रीट करवाएंगे विद एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एल्यूमिनियम क्लोराइड एज अ कैटलिस्ट। तो इसमें होता ही है कि जो एल्काइल ग्रुप है वो आके बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा, और ये जो क्लोरीन है ये यहाँ से जो हाइड्रोजन रिमूव होगी बेंजीन रिंग से, उसके साथ मिलकर HCl फॉर्म कर देगा। एल्यूमिनियम क्लोराइड जस्ट एज अ कैटलिस्ट एक्ट करेगा। इस तरह इस मेथड से हमने सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन प्रिपेयर की बाय फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन। Next reaction for the preparation of aromatic hydrocarbon is Wurtz-Fittig reaction. वर्ड्स ने बच्चों मेथड ड्राइव किया था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स, और उसने इसमें क्या किया था कि उसने एल्काइल हैलाइड के 2 मॉलिक्यूल्स लेकर उनको सोडियम मेटल से ट्रीट करवाया था। ऐसा करने से वो दोनों मॉलिक्यूल्स के जो एल्काइल पार्ट थे उन्होंने एक दूसरे के साथ रिएक्ट किया और एल्केन बनी, और वो जो एल्केन थी उसमें नंबर ऑफ कार्बन्स डबल थी एज कंपेयर टू स्टार्टिंग एल्काइल हैलाइड। यानी वो दोनों एल्काइल हैलाइड, अगर दोनों में दो दो कार्बन्स हैं तो जो प्रोडक्ट था उसमें 4 कार्बन्स थी और साथ में सोडियम हैलाइड बन जाएगा। अब एक और साइंटिस्ट फिटिज ने इसी रिएक्शन को मॉडिफाई किया इन 1864। उसने क्या किया? उसने भी दो ही एल्काइल हैलाइड्स लिए, बट एक एल्काइल हैलाइड एरोमेटिक लिया उसने, देखिए ये फिनाइल ब्रोमाइड है, और दूसरा एल्काइल हैलाइड उसने एलिफेटिक लिया। वर्ड्स ने क्या किया था? उसने दोनों एल्काइल हैलाइड एलिफेटिक लिए थे। ठीक है, जब फिटिज ने उसको मॉडिफाई किया तो उसने एक एल्काइल हैलाइड एरोमेटिक लिया और दूसरा एल्काइल हैलाइड उसने एलिफेटिक लिया, और इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम इन ईथर उसने जब रिएक्ट करवाया तो ये कार्बन यहाँ से आके बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगी, और यहाँ से ब्रोमीन और ब्रोमीन दोनों निकलकर सोडियम के साथ मिलेंगे और सोडियम ब्रोमाइड फॉर्म कर देंगे। इस तरह हमारे पास आ जाएगी एन ब्यूटाइल बेंजीन। ठीक है, अब बच्चों ये प्रोडक्ट जिसमें बेंजीन के साथ अल्काइल पार्ट भी अटैच है, इसको हम कहते हैं एरीन। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? एरीन। अब ये जो वर्ड्स फिटिज रिएक्शन है ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें एरीन प्रिपेयर कर सकते हैं और इसमें कोई स्ट्रक्चरल एम्बिग्युइटी नहीं है कि ये एरीन बनेगी या कोई और, जैसे ब्यूटाइल ग्रुप अटैच होगा या आइसोब्यूटाइल या सेकेंडरी ब्यूटाइल या टर्शियरी ब्यूटाइल, ये इसमें एम्बिग्युइटी नहीं है। हम जो एल्काइल हैलाइड लेंगे यहाँ पर वही ग्रुप आके यहाँ पर अटैच होगा। ठीक है, जबकि जब हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन बच्चों करते हैं तो उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें अगर प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो तो उसमें रीअरेंजमेंट से वो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन में और फिर या फिर टर्शियरी में कन्वर्ट हो जाता है, तो एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट्स नहीं बनते, इसलिए उससे हम सेकेंडरी या टर्शियरी बना लेते हैं, और इस मेथड से हम प्राइमरी एल्काइल हैलाइड को यूज करते हुए ये लॉन्ग चेन इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं बेंजीन रिंग के साथ। ठीक है, अब नेक्स्ट इसका मैकेनिज्म दिया गया है। मैकेनिज्म में क्या है कि पहले यहाँ से ब्रोमीन रिमूव होता है, वो एक सोडियम के साथ मिलकर सोडियम ब्रोमाइड बनाता है और सोडियम आकर यहाँ अटैच हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में ये सोडियम जो है वो दूसरे अल्काइल हैलाइड के साथ, ये जो दूसरा अल्काइल हैलाइड है उसके साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम ब्रोमाइड के साथ अटैच हो जाएगा, और जो एन ब्यूटाइल पार्ट है वो आके बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो जाएगा। इसमें अब ये कहा गया है कि ये पहले जो ब्रोमीन ब्रोमाइड रिमूव होना है वो यहाँ से ही रिमूव होगा, इस वाले अल्काइल हैलाइड से रिमूव नहीं होगा, क्योंकि इसमें अगर कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आता है तो इसमें कोई रेजोनेंस पॉसिबल नहीं है। जबकि ये जो फिनाइल ग्रुप है इसमें अगर यहाँ पर नेगेटिव चार्ज है तो वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, इसलिए नेगेटिव चार्ज यहाँ से ही बनेगा, ये ब्रोमाइड पहले यहाँ से ही रिमूव होगा और फिर सेकंड जो एल्काइल हैलाइड है वो आके इसके साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, इसमें कह रहे हैं कि ये भी पॉसिबिलिटी है कि हमने इन दोनों का तो रिएक्शन करवा दिया, प्रोडक्ट बन गया हमारे पास, लेकिन यहाँ पर बच्चों ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये फिनाइल ब्रोमाइड से ही रिएक्ट करे और डाइफिनाइल बन जाए, या फिर ये ब्यूटाइल ब्रोमाइड से ही रिएक्ट करे और यहाँ पर हमारे पास ऑक्टेन बन जाए। लेकिन वो दोनों जो साइड प्रोडक्ट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो इस
ब्यूटाइल बेंजीन से डिफरेंट होते हैं, इसलिए उनको यहाँ से सेपरेट करना इजी होता है। तो कम बनते हैं और अगर बनते हैं तो उनको यहाँ से सेपरेट करना इजी होता है। Now, next method for the synthesis of aromatic hydrocarbons is Grignard's synthesis. हम ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को यूज करते हुए भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ब्रोमोबेंजीन अगर लेते हैं, इसको मैग्नीशियम से ट्रीट करवाएं इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये बच्चों इससे बन जाएगा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है? एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड आपने इससे पहले पढ़ पढ़ लिया है एल्काइल हैलाइड्स के चैप्टर में, लेकिन अगर ये एराइल पार्ट है तब भी ये मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ अटैच हो गया है, तो ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट है। अब इसको अगर हम इथाइल ब्रोमाइड से ही ट्रीट कराएंगे बच्चों, तो ये इथाइल ग्रुप आके बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगा और मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ ये ब्रोमाइड आ जाएगा। अब ये हमारे पास आ गई इथाइल बेंजीन। इस तरह हमने बेंजीन से इथाइल बेंजीन बना ली। नेक्स्ट हम यहाँ पर हमने एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवाया था, एल्काइल हैलाइड की बजाय हम इसको एलाइल हैलाइड से भी ट्रीट करवा सकते हैं। ये ग्रुप बच्चों एलाइल ग्रुप है, 3 कार्बन ग्रुप विद 1 कार्बन 1 और 2 पे अगर डबल बॉन्ड है तो इसको हम एलाइल ग्रुप कहते हैं। तो ये क्या है? एलाइल ब्रोमाइड। ये अगर इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये कार्बन आके बेंजीन रिंग के साथ अटैच होगी, ये प्रोडक्ट आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इलाइल बेंजीन। अब इलाइल बेंजीन में इस डबल बॉन्ड को हम सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर हम इसकी हाइड्रोजनेशन करवा दें इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो हमारे पास आ जाएगी एन प्रोपाइल बेंजीन। तो इस तरह हम ग्रीगनॉल रिएजेंट को यूज करते हुए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर कर सकते हैं। एक तो ग्रीगनॉल रिएजेंट को एल्काइल हैलाइड से ट्रीट करवा दें तो भी एल्काइल बेंजीन बनेगी, और अगर एलाइल हैलाइड से ट्रीट करवाएंगे तो भी एल्काइल बेंजीन बनेगी। हाँ, इसमें कह रहे हैं जो एराइल क्लोराइड्स होते हैं वो इनर्ट हैं टुवर्ड्स मैग्नीशियम, यानी एराइल क्लोराइड जो है वो मैग्नीशियम के साथ रिएक्ट नहीं करते, जो एराइल क्लोराइड्स हैं, लेकिन हम उनको कन्वर्ट कर सकते हैं इनटू एराइल लिथियम्स बाय ट्रीटमेंट विद लिथियम हैलाइड्स व्हिच आर मोर रिएक्टिव देन मैग्नीशियम। एराइल लिथियम्स रिएक्ट विद एल्काइल हैलाइड्स इन द सेम वे एज ग्रीक नाइट्रोजन। ठीक है, एल्काइल लिथियम हमने किया है, एराइल लिथियम यानी मैग्नीशियम की बजाय हम अगर उसमें लिथियम इंट्रोड्यूस करवा देंगे तो वो भी ग्रीक नॉन रिएजेंट की तरह ही रिएक्ट करते हैं। अच्छा जी, अब तक बच्चों जो हमने एल्काइल बेंजीन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर किए हैं उनमें साइड चेन थी वो स्ट्रेट चेन थी, लेकिन अगर हम ब्रांच चेन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बनाना चाहें तो वो भी हम बना सकते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं? उसके लिए हम एरोमेटिक कीटोन को ट्रीट करवाते हैं विद ग्रिग्नॉर्ड्स रिएजेंट। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है बच्चों ये कीटोन्स के साथ रिएक्ट करता है। ये एरोमेटिक कीटोन है एसिटोफिनोन सी डबल बॉन्ड ओ CH3 है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट में इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज है और कीटोन में इस कार्बन पे पॉजिटिव, तो ये कार्बन इस कार्बन पे अटैक करेगी, बॉन्ड ऑक्सीजन पे शिफ्ट होगा और उसकी जब हम हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो ऑक्सीजन के पास OH आ जाएगा। देखिए उन्होंने दोनों स्टेप इकट्ठे लिख दिए हैं कि पहले ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट करवाना है और फिर हाइड्रोलिसिस करवानी है। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से कीटोन्स जब भी रिएक्ट करवाते हैं हम तो एल्कोहल्स बनती हैं, तो ये एल्कोहल प्रोडक्ट आ गया हमारे पास। अब अगर हम इसको बच्चों हीट करेंगे तो इसमें डिहाइड्रेशन हो जाएगी, एक कार्बन से OH और एडजेसेंट कार्बन से हाइड्रोजन, इससे भी रिमूव हो सकता है, इससे भी, दोनों में से किसी भी कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव हो सकता है। डिहाइड्रेशन हो जाएगी यानी वाटर रिमूव होगा और यहाँ पर बन जाएगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अब डबल बॉन्ड को हम सिंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय हाइड्रोजनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, तो जो डबल बॉन्ड है वो सिंगल में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरह आप देखिए हमारे पास ये प्रिपेयर हुई है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। अब इसमें जो साइड चेन है ये स्ट्रेट नहीं है, यानी ये प्रोपाइल बेंजीन नहीं है, ये आइसोप्रोपाइल बेंजीन है। तो अगर आपने ब्रांच चेन इंट्रोड्यूस करवानी है तो उसके लिए आप कीटोन्स को रिएक्ट करवा सकते हैं विद ग्रिग्नॉर्ड्स reagent. Now the last reaction is Ullmann reaction by the name of scientist, और ये स्पेशल मेथड है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ बायफिनाइल। ठीक है, बायफिनाइल की प्रिपरेशन के लिए हम यूज करते हैं बच्चों मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जिनमें एटलीस्ट 1 बेंजीन रिंग हो, तो जिनमें एक से ज्यादा बेंजीन रिंग होंगे वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही होंगे, और जिनमें बेंजीन रिंग के साथ एलिफेटिक पार्ट होगा जैसे ये, तो वो भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ही होंगे। तो ये भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है बायफिनाइल, इसको समटाइम्स हम डाइफिनाइल भी कहते हैं। इसको हम इस मेथड से प्रिपेयर करते हैं कि हम
आइडोबेंजीन को ट्रीट करवाते हैं विद कॉपर, इसके 2 मॉलिक्यूल्स लेंगे, कॉपर के साथ इसको रिएक्ट करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ नाइट्रोबेंजीन एज अ सॉल्वेंट एट 211 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये दोनों रिंग्स की कपलिंग हो जाएगी, बायफिनाइल बनेगा और उसके साथ साथ कॉपर आयोडीन के साथ मिलकर कॉपर आयोडाइड बना देगा। तो ये थे बच्चों मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये जनरल रिएक्शंस हैं। अब इनमें से कोई भी डिफरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स बनाने के लिए आ सकता है, उसके लिए आप इन रिएक्शंस की प्रैक्टिस करेंगे और एक्सरसाइज में इससे रिलेटेड आप क्वेश्चंस करेंगे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जितने भी डिफरेंट एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वहां पर प्रिपेयर करने के लिए कहा गया, आप इन्हीं 7 मेथड में से कोई ना कोई मेथड यूज करके उन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स को प्रिपेयर करेंगे। नेक्स्ट बच्चों हम देखते हैं रिएक्शंस ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। अब इतने हमने एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स प्रिपेयर किए हैं, तो उनकी स्ट्रक्चर से हमें ये पता चला है कि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में एक तो एरोमेटिक पार्ट होता है और उसके साथ साथ एलिफेटिक साइड चेन भी होती है। तो इस तरह वो दो तरह के रिएक्शंस शो कर सकते हैं, कुछ रिएक्शंस बेंजीन रिंग शो कर सकता है और कुछ रिएक्शंस एलिफेटिक पार्ट शो कर सकता है। एक्चुअली जो बेंजीन रिंग है बच्चों, उसमें इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होते हैं, ठीक है, जैसे नाइट्रेशन, हैलोजिनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन एंड सल्फोनेशन। और जो साइड चेन है वो वो रिएक्शन देगी जो एल्केन्स के रिएक्शन होते हैं, क्योंकि साइड चेन जो है वो एल्काइल पार्ट है, तो उसके वही सारे रिएक्शन होंगे जो एल्केन्स के होंगे। इसलिए इस चैप्टर में मोस्टली हम साइड चेन के रिएक्शंस को डिस्कस नहीं करेंगे। मेन फोकस होगा हमारा रिएक्शंस ऑफ बेंजीन रिंग, जो कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है मेनली। सब्स्टिट्यूशन में मैंने आपको एग्जांपल्स बता दी, इसके अलावा कुछ रिएक्शंस एडिशन और ऑक्सीडेशन भी होंगे, ठीक है। तो ये दोनों पार्ट्स के जो रिएक्शन हैं वो मे बी सेपरेट रिएक्शन है, बट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ईच अदर, यानी एक के रिएक्शंस पे दूसरे पार्ट का भी इन्फ्लुएंस होगा। तो हम सबसे पहले बच्चों रिएक्शन इसका पढ़ते हैं, दैट इज नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन रिंग। Now, for the introduction of nitro group to benzene ring is known as nitration, and this is an example of electrophilic aromatic substitution. तो इसके लिए हम क्या करते हैं बच्चों, बेंजीन रिंग को ट्रीट करवाते हैं विद कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एट 50 डिग्री सेंटीग्रेड। तो बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा और उसके साथ साथ नाइट्रिक एसिड से OH और यहाँ से हाइड्रोजन मिलकर वाटर बना देंगे। हमारे पास नाइट्रोबेंजीन आ जाएगी और उसके साथ जो साइड प्रोडक्ट है वो वाटर होगा। ये तो था इसका जनरल रिएक्शन। नेक्स्ट बच्चों हम इसका देखेंगे मैकेनिज्म। इस रिएक्शन में बच्चों जो एक्चुअल नाइट्रेटिंग स्पीशी है वो नाइट्रोनियम आयन है, NO2 पॉजिटिव। अब नाइट्रिक एसिड में वो एज सच प्रेजेंट नहीं, तो उसके लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करते हैं। सल्फ्यूरिक एसिड इसको हेल्प करता है नाइट्रोनियम आयन बनाने में। अब हमने यहाँ पर दो एसिड्स यूज किए हैं बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड। जब दो एसिड्स होंगे तो उनमें से जो स्ट्रॉन्ग होगा वो एज अ एसिड एक्ट करेगा और जो वीक है वो एज अ बेस एक्ट करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड बच्चों प्रोटॉन दे रहा है, नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। सल्फ्यूरिक एसिड जब प्रोटॉन देगा तो ये HSO4 माइनस बाकी बचेगा इसमें से, और नाइट्रिक एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा, तो यहाँ पर हाइड्रोजन आने की वजह से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। इसका पहला स्टेप था। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो आयन प्रोड्यूस हुआ है इसमें ब्रेकेज होगी, यहाँ से वाटर फॉर्म होगा और NO2 पॉजिटिव, वाटर फॉर्म हुआ प्लस NO2 पॉजिटिव। अब थर्ड स्टेप में क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड के दूसरे मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगा और उससे हाइड्रोनियम आयन प्रोड्यूस होगा प्लस HSO4 माइनस। यानी इस रिएक्शन में हमने नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड को यूज करना है 1:2 रेशो में। नाइट्रिक एसिड का 1 मॉलिक्यूल है और सल्फ्यूरिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स हैं। अब हमने इन तीनों रिएक्शंस को प्लस करना है बच्चों। ये फर्स्ट रिएक्शन जिसमें यहाँ पर सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है और इस साइड पे बायसल्फेट और ये आयन है, ये रिएक्शन। सेकंड ये रिएक्शन और ये, इन तीनों रिएक्शंस को हमने प्लस करना है, ठीक है। तो पहले रिएक्शन में यहाँ पे था नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड, तो इस साइड पे आ जाएगा नाइट्रिक एसिड का एक मॉलिक्यूल और यहाँ पर एक सल्फ्यूरिक एसिड पहले स्टेप में था और एक सल्फ्यूरिक एसिड, ये 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आ गए, ठीक है। ये वाटर बच्चों वाटर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, वाटर वाटर से कैंसिल हो गया। और ये जो पार्ट है ये पहले रिएक्शन में इस साइड पे था, इसलिए ये पार्ट भी इस पार्ट से कैंसिल हो गया। यहाँ पर सिर्फ था बायसल्फेट।
अब एक बाइसल्फेट फर्स्ट स्टेप का और एक ये लास्ट स्टेप का, तो ये बन जाएंगे 2 बाइसल्फेट आइंस प्लस ये हाइड्रोनियम आइन और प्लस NO2 पॉजिटिव। यानी हमने इन तीनों रिएक्शंस को, ये फर्स्ट रिएक्शन और उसके बाद ये दोनों रिएक्शंस, इन तीनों रिएक्शंस को जब हमने प्लस किया तो हमारे पास ये आया 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लस 1 मॉलिक्यूल ऑफ नाइट्रिक एसिड विल गिव नाइट्रोनियम आइन प्लस हाइड्रोनियम आइन प्लस 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ बाइसल्फेट। ठीक है, अब अगर आप चाहें तो आप डायरेक्ट ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अगर आप तीनों रिएक्शंस नहीं लिखना चाहते तो आप ना लिखें, आप डायरेक्ट ये रिएक्शन भी लिख सकते हैं। तो मेन पर्पस क्या है बताने का कि यहाँ पर हमने सल्फ्यूरिक एसिड यूज किया जिसने नाइट्रिक एसिड को हेल्प किया इन द फॉर्मेशन ऑफ नाइट्रोनियम आइन। अब ये नाइट्रोनियम आइन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, ये जनरेट करना था हमने, ये हमें रिक्वायर्ड है। तो आप तीनों स्टेप्स लिख के प्लस कर सकते हैं या फिर आप जस्ट ये जनरल रिएक्शन लिख सकते हैं। ये जो नाइट्रोनियम आइन फॉर्म हुआ है बच्चों, ये बेंजीन रिंग के पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करते हुए बेंजीन रिंग के साथ आके अटैच हो जाएगा। यहाँ से 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स को यूज करके ये उसके साथ अटैच हो गया। ये हाइड्रोजन बच्चों अंडरस्टूड है, यहाँ पर प्रेजेंट था पहले से ही। बेंजीन रिंग में हम लिखते नहीं बट हर कार्बन पे 1 हाइड्रोजन प्रेजेंट होता है, तो ये वही हाइड्रोजन है। नाइट्रोनियम आइन यहाँ पर अटैच हो गया। जब इसने ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स यूज किए तो जो एडजेसेंट कार्बन है उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब वो पॉजिटिव चार्ज जो है वो फिक्स नहीं है बल्कि वो पूरे बेंजीन रिंग पे डीलोकलाइज हो सकता है, इसलिए यहाँ पर पॉजिटिव साइन लगाकर ये सर्कल लगा दिया गया कि ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ से इस, ये ऑर्थो से पैरा पे आ सकता है और फिर पैरा से ऑर्थो पे। यानी जहाँ पर NO2 अटैच हुआ है उससे ऑर्थो पोजीशन पे पॉजिटिव चार्ज आएगा और वो पॉजिटिव फिर पैरा पे जा सकता है और फिर ऑर्थो पे आ सकता है, इसलिए इस साइन का मतलब यह है कि ये पॉजिटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड है। अब ये जो इंटरमीडिएट बना है बच्चों इसको हम अरेनियम आयन कहते हैं, इसको हम सिग्मा कॉम्प्लेक्स बी कहते हैं। ये जो फर्स्ट स्टेप है बच्चों ये स्लो स्टेप है और यही रेट डिटर्मिनिंग स्टेप है। ठीक है, जिसमें नाइट्रोनियम आयन के बेंजीन रिंग के साथ अटैच होने से हमारे पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स और अरेनियम आयन बन गया। अब सेकंड स्टेप में बच्चों आएगी बेस, और बेस जो है वो यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगी। ठीक है, बेस यहाँ से प्रोटॉन को रिमूव करेगी और ये बॉन्ड दोबारा से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा और ये पॉजिटिव साइन जो है ये खत्म हो जाएगा। अब बेस हमें सेपरेट से ऐड नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि इस रिएक्शन मिक्सर में बाइसल्फेट आयन प्रेजेंट है। तो बाइसल्फेट आयन यहाँ से प्रोटॉन रिमूव कर लेगा, ये दोबारा से डबल बॉन्ड बन जाएगा और प्लस बाइसल्फेट जो है वो प्रोटॉन लेकर दोबारा से सल्फ्यूरिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह से सल्फ्यूरिक एसिड जिसको हमने एज अ कैटलिस्ट यूज किया था वो एट द एंड ऑफ रिएक्शन दोबारा से हमारे पास आ गया है और नाइट्रोबेंजीन बन गई है। बच्चों जितने भी इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं उनमें 2 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप स्लो होता है जिसमें इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा और सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा। सेकेंड स्टेप फास्ट होता है जिसमें बेस आकर यहाँ से प्रोटॉन रिमूव करेगी और बेंजीन रिंग दोबारा से बन जाएगा। अब देखें यहाँ पर दरमियान में एडिशन हुई थी कि यहाँ पे पाई इलेक्ट्रॉन यूज हुए बट एट द एंड जो हमारा प्रोडक्ट है वो वैसा ही है जैसा पहले था। यानी जो प्रोडक्ट है उसमें सब्स्टिट्यूशन हुई है नाइट्रो ग्रुप की, प्रोटॉन रिमूव हुआ है और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप की सब्स्टिट्यूशन हो गई है। सो इट्स नोन एज इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, नाइट्रेशन इज एन एग्जांपल ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब बच्चों नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया और जो ग्रुप्स हैं बच्चों जो बेंजीन रिंग पे अटैच हो रहे हैं ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स एंड इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप्स। अब ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देते हैं वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देते हैं, उनको हम एक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। और ऐसे ग्रुप्स जो बेंजीन रिंग से इलेक्ट्रॉन्स विथड्रॉ करते हैं वो बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देते हैं, इसलिए उनको हम डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स कहते हैं। ये आप फर्स्ट चैप्टर में डिटेल में पढ़ चुके हैं, एक्टिवेटिंग एंड deactivating group. So nitro group is an electron withdrawing group and it's a deactivating group. इसलिए जब बेंजीन रिंग में नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाएगा तो ये बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा, यानी फर्दर उसकी रिएक्टिविटी को डिक्रीज कर देगा। इसलिए अगर हमें सेकंड नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें सीवियर कंडीशंस थोड़ी चाहिए होंगी, मींस हाई टेम्परेचर चाहिए होगा। पहले हमने 55 डिग्री सेंटीग्रेड पे किया था रिएक्शन, लेकिन अगर हमने सेकंड नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रिएक्शन कैरी आउट करना पड़ेगा, तो सेकंड नाइट्रो ग्रुप भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा
एक बात और कि जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं बच्चों वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स होते हैं वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, बट जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप जितने भी होंगे वो मेटा डायरेक्टिंग होंगे विद फ्यू एक्सेप्शंस, जो कि हम बाद में पढ़ेंगे, बट मोस्टली जो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं और जो एक्टिवेटिंग ग्रुप्स हैं वो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग है, इसलिए नाइट्रो ग्रुप जो है वो न्यू नाइट्रो ग्रुप को मेटा पोजीशन पे ही अलाउ करेगा। ऑर्थोपैराइसोमर्स अगर फॉर्म भी होंगे तो बहुत ही कम अमाउंट में। अब सेकंड नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया तो वो फर्दर बेंजीन रिंग को डीएक्टिवेट कर देगा। अगर हमने थर्ड नाइट्रो ग्रुप इंट्रोड्यूस करवाना है तो उसके लिए हमें फ्यूमिंग नाइट्रिक एसिड विद फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड एट 100 सेंटीग्रेड यूज करना पड़ेगा, यानी मोस्ट कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड मोस्ट कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड अगर हम यूज करेंगे तो थर्ड नाइट्रो ग्रुप भी बेंजीन रिंग पे आकर इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अब ये जो मिक्स्ड एजेंट हमने यूज किया है बच्चों, सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड है, ये अगर हमारे पास कोई ऐसी बेंजीन रिंग है जिसपे कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप प्रेजेंट है तो उसके लिए फिर हम ये मिक्सचर यूज नहीं करते, क्योंकि उस केस में रिंग की डिस्ट्रक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास फिनोल है तो OH ग्रुप बच्चों जो है ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है, ये बेंजीन रिंग को फर्दर एक्टिवेट कर देता है, इसलिए इसके लिए हमें नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड का मिक्सचर लेने की जरूरत नहीं, इसके लिए हम जस्ट डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड लेते हैं और 20 डिग्री सेंटीग्रेड लेते हैं टेम्परेचर, तो इसकी नाइट्रेशन हो जाएगी, ऑर्थोनाइट्रोफिनोल बनेगी और पैरानाइट्रोफिनोल बनेगी। इस केस में नाइट्रिक एसिड खुद ही रिएक्ट करके नाइट्रोनियम आयन प्रोड्यूस करेगा। इस नाइट्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन बहुत कम होगी क्योंकि रिएक्शन जो है वो लेफ्ट की साइड पे ही रहेगा ज्यादा, बट चूंकि फिनोल जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू बेंजीन रिंग, तो ये जितना भी प्रोड्यूस हुआ है वो फिनोल के साथ रिएक्ट करके ऑर्थो नाइट्रोफिनोल और पैरा नाइट्रोफिनोल बना देगा। अब इस रिएक्शन की सिंथेटिक इंपॉर्टेंस क्या है, एप्लीकेशंस क्या है कि नाइट्रेशन ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स को हम यूज कर सकते हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, क्योंकि जो नाइट्रो ग्रुप है बच्चों इसको रिडक्शन से एमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट किया जा सकता है, यानी अगर यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप बेंजीन रिंग में प्रेजेंट है, अगर हम इसकी रिडक्शन करवा दें विद मेटल्स करवा दें रिडक्शन, या विद टिन क्लोराइड एंड HCl से करवा दें, या हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन से करवा दें, तो जो NO2 ग्रुप है वो NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, NO2 ग्रुप NH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। बल्कि ये रिएक्शन आप पढ़ भी चुके हैं फिनोल्स की प्रिपरेशन में, इराइल डायजोनियम सॉल्ट्स की प्रिपरेशन में हम नाइट्रो ग्रुप को कन्वर्ट करते हैं इनटू NH2 ग्रुप, एमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट करते हैं फर्दर रिएक्शंस के लिए। तो ये वही इंपॉर्टेंस यहाँ पर बताई जा रही है कि हम नाइट्रो ग्रुप को सिंथेटिक प्रोसेस में यूज कर सकते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट प्रिपरेशन में इसको बेंजीन पे इंट्रोड्यूस करवा के इसको फर्दर एमाइनो ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं और एमाइनो ग्रुप को फिर फर्दर डायजो कंपाउंड्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। सो ये जो नाइट्रो कंपाउंड्स हैं ये यूजफुल इंटरमीडिएट्स हैं ऑर्गेनिक सिंथेसिस में, ठीक है। अब यहाँ पर एक और कंपाउंड बताया गया 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन। 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन जो बच्चों है वो टोलिन की अगर हम नाइट्रेशन करवाएंगे तो उससे 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन प्रिपेयर होती है बाय नाइट्रेशन ऑफ टोलिन, और ये वाइडली यूज होती है एज अ पावरफुल एक्सप्लोजिव, कि जितने भी ये एक्सप्लोजिव मटेरियल्स हैं बॉम्ब ब्लास्ट या छोटे लेवल पे जो हम यूज करते हैं ब्लास्टिंग के लिए मटेरियल्स, वो उन सब में 2,4,6 ट्राई नाइट्रोटोलिन को यूज किया जाता है एज एक्सप्लोजिव मटेरियल। जी स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज।